हेलो दोस्तों, मैं मयंक त्रिपाठी क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षाओं में जो उत्तराखंड से संबंधित, खासतौर से उत्तराखंड के भूगोल, उत्तराखंड के इतिहास से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने उत्तराखंड के भूगोल से जुड़े हुए कई सारे पोर्शंस को हमने अलग अलग वीडियो में कवर किया है। उसके बाद हमने उत्तराखंड के इतिहास को तकरीबन कुलिंद शासन से लेकर गढ़वाल के पंवार वंश के राजा प्रद्युम्न शाह तक की स्थिति को हमने एक बहुत ही कंटिन्यूअस सीरीज में हमने देखा है। उसके बाद हमने अपने लास्ट वीडियो में इस उत्तराखंड के गढ़वाल पर जो टिहरी रियासत थी, वहाँ पर जो शासक पंवार राजा हुआ करते थे, जो कि प्रद्युम्न शाह के बाद सुदर्शन शाह जब गद्दी पर बैठे तो उस सुदर्शन शाह से लेकर हमने प्रताप शाह, सुदर्शन शाह, भवानी शाह और प्रताप शाह, इन तीन शासकों का शासनकाल देख लिया है। तो आज के अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो वही कल वाला टॉपिक होगा, टिहरी रियासत एवं उसके शासक। तो अभी हमने जो लास्ट में हमने चीज़ें देखी थी वो क्या थी, तो हमने वहाँ पर अपने पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने इन की एक सूची पढ़ी थी, जिसमें कि हमने सुदर्शन शाह, जिसका कार्यकाल 1815 से 1859 के बीच में रहता है, वो हमने देख लिया था। उसके बाद हमने भवानी शाह, जिसका टाइम पीरियड 1859 टू 1872 तक रहता है, वो हमने देखा था। और फिर उसके बाद हमने प्रताप शाह के शासन को देखा था, जो 1872 से 1887 के बीच में हमें कहीं पर देखने को मिलता है। तो ये हमने तीन राजा देखे थे। इसमें से इन सभी राजाओं ने हमने देखा था एक सुधार का एक क्रम शुरू किया था। तो वही क्रम अब आज जो हम जो राजा पढ़ेंगे, चाहे वो कीर्ति शाह हैं या फिर उसके बाद नरेंद्र शाह हों या उसके बाद मानवेंद्र शाह, तो इन तमाम राजाओं से जुड़े हुए जितने भी हमारे पास फैक्ट हैं, अधिकतर वो फैक्ट ही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने के लिए नहीं हैं। तो उसको क्रमवार तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा और उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो जो मानवेंद्र शाह तक की स्थिति होगी उसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा, जिसमें सबसे पहले हम जिस राजा को पढ़ेंगे तो वो है प्रताप शाह के बाद बनने वाले राजा कीर्ति शाह। तो कीर्ति शाह से जुड़ी हुई चीज़ों को हम देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ये पाएंगे कि टिहरी रियासत का भारत में मानवेंद्र शाह के समय विलय हो जाएगा और फिर वो भारत का जो संयुक्त प्रांत एक राज्य था, संयुक्त प्रांत उस राज्य का एक जिले के रूप में अवस्थित हो जाएगा, उसमें शामिल हो जाएगा। तो अब हम आज अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और हमारा जो शासक होगा वो टिहरी रियासत का चौथा राजा कीर्ति शाह होगा। तो ये हमारा जो शासक है वो है कीर्ति शाह, और इनका जो टाइम पीरियड होगा वो 1892 से 1913 ईस्वी के बीच में कहीं पर देखने को मिलेगा। तो कीर्ति शाह
कीर्ति शाह न केवल टिहरी रियासत से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण राजा हैं, बल्कि उनका जो ऑरा था वो ऐसा था कि उनका अनुसरण करने का एक आदेश या एक सलाह जो थी वो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने भी दी थी। तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये टिहरी रियासत के सबसे प्रभावशाली और योग्य राजाओं में शामिल हैं। तो इनको हम समझेंगे कि इनका जो शासन था, अगर हम इसको देखें तो 1887 से 1892 के बीच में देखा जाएगा, क्योंकि 1887 में हमें पता है कि प्रताप शाह ने सत्ता छोड़ दी थी और उसके बाद जब कीर्ति शाह गद्दी पर बैठे तो उनकी उम्र कम थी। तो इतने टाइम पीरियड में इनकी संरक्षक नियुक्त किए गए थे। संरक्षकों का एक तरह से प्रशासन पर नियंत्रण हुआ करता था। तो वो संरक्षक कौन थे कीर्ति शाह के? तो वो थे एक कीर्ति शाह की जो राजमाता गुलेरिया, जिसको कहा जाता है गुलेरिया रानी जो थी, वो इनकी राजमाता थी और वही जो गुलेरिया रानी थी वो इनके कीर्ति शाह की संरक्षक बनाई गई थी शुरू के कुछ वर्षों के लिए। इसके साथ प्रताप शाह का जो भाई था जिसका नाम है विक्रम शाह, ये भी उस संरक्षक दल के सदस्य थे। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ समझी कि कीर्ति शाह के गद्दी पर यानी कि प्रशासन अपने हाथ में लेने से पहले जो पूरा का पूरा प्रशासनिक बागडोर था वो कीर्ति शाह के संरक्षक दल के पास था, जिसमें कि जो उनकी राजमाता गुलेरिया थी वो और उसके साथ साथ विक्रम शाह के पास पूरी सत्ता की बागडोर थी। और शुरुआत में जब वो कीर्ति शाह गद्दी पर बैठे तो उनको यहाँ पर हम ये समझेंगे कि उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए कई तरह की प्रयास किए गए और इनको कुल मिलाकर यहाँ पर हम ये देखेंगे कि शिक्षा प्राप्ति के लिए ये दो जगह, एक बरेली और दूसरा अजमेर भेजा गया था। अजमेर में एक बहुत विख्यात कॉलेज था, उस कॉलेज का नाम है लॉर्ड मेयो कॉलेज। तो ये जो लॉर्ड मेयो कॉलेज था उसमें कीर्ति शाह को शिक्षा प्रदान कराई गई, उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त करी अजमेर के लॉर्ड मेयो कॉलेज में। और ये बहुत ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में ये कहा जाएगा कि ये बड़े मेधावी छात्र हुआ करते थे। इन्होंने कई स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। तो ये इनका शुरुआती समय था कीर्ति शाह का, जब उनको प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा दी जा रही थी। उच्च शिक्षा के लिए लॉर्ड मेयो कॉलेज भेजा गया था जहां उन्होंने कई तरह के स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। तो इसकी वजह से ये इनका एक बहुत अच्छे कह सकते हैं विद्वान, दूसरा प्रभावशाली व्यक्तित्व और एक बहुभाषा विद भी वो हुआ करते थे। तो कीर्ति शाह को इसीलिए टिहरी रियासत का सबसे प्रभावशाली और योग्य राजा के रूप में घोषित किया जाता है। तो ये इनके समय का कुछ बहुत महत्वपूर्ण एक प्रसंग के तौर पर हम ले सकते हैं कि उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए जो गुलेरिया रानी थी उन्होंने कई प्रयास किए थे, उस चीज़ को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अभी तक, क्योंकि 1892 तक की बात है, तो यहाँ पर हमने दो कॉलम देख लिए। एक तो ये था कि कीर्ति शाह जब गद्दी पर बैठे तो उनकी उम्र कम थी, तो शुरुआत में जो संरक्षक दल बनाया गया था उसमें राजमाता गुलेरिया हुआ करती थी और दूसरा विक्रम शाह हुआ करते थे।
गुलेरिया रानी के बारे में, जो कि प्रताप शाह की पत्नी थी, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने एक प्रशासक की बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। जब 1900 ईस्वी में, यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम गुलेरिया रानी की प्रशासनिक भूमिका की बात करते हैं, तो इस प्रशासनिक भूमिका के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि इन्होंने 2 बार 1900 और 1928 में, एक बार जब एक तो उन्होंने ये 1987 से 1992 तक का प्रशासन अपने पास रखा, और बाद में 1900 में यानी कि जब कीर्ति शाह, और बाद में 1928 में मतलब कि नरेंद्र शाह, ये दोनों राजा अपने अपने इन टाइमों में जब बाहर थे, विदेश गए थे, विदेश भ्रमण पर गए थे, तब इसी रानी गुलेरिया ने ये जो प्रशासन था वो अपने पास रखा था। तो जो रानी गुलेरिया थी वो एक कुशल प्रशासक के रूप में याद की जाती हैं। उन्होंने 1887 से 1892 तक की जो प्रशासनिक बागडोर थी वो संभाली थी, और बाद में जब 1900 ईस्वी में कीर्ति शाह राज्य से बाहर विदेश में भ्रमण के लिए गए थे तब, और उसके बाद उनके जो गुलेरिया रानी के जो पौत्र थे नरेंद्र शाह, वो बाहर गया था, तब इन्होंने प्रशासनिक भूमिका अपने पास रखी थी। तो ये कीर्ति शाह से जुड़े हुए कुछ शुरुआती फैक्ट हैं। अब अगले पॉइंट में हम ये समझते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो कीर्ति शाह है वो स्वयं इतना ज़्यादा शिक्षा के प्रति जागरूक राजा है, और इसकी वजह से उसने अपने राज्य में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था कराई। तो टिहरी रियासत को आधुनिक राज्य बनाने के लिए जो पहल सुदर्शन शाह और भवानी शाह के समय से शुरू हुई थी, उसको एक नए ऊंचाई पर वो ले जाने का काम कीर्ति शाह करता है। तो कीर्ति शाह के द्वारा जो आधुनिक टिहरी राज्य की स्थापना का कार्य किया गया, तो ये कह सकते हैं आधुनिक टिहरी राज्य बनाने के लिए जो उसने प्रयास किया, उससे अंग्रेज प्रभावित हुए, जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो प्रभावित हुई, और उन्होंने उन्हें 2 उपाधियां प्रदान की। तो अंग्रेजों के द्वारा कीर्ति शाह को 2 उपाधियां प्रदान की गई, क्योंकि कीर्ति शाह ने टिहरी को एक आधुनिक राज्य बनाने के लिए कई सारे प्रयास किए थे। तो ये जो उपाधि थी, ये 2 नाम जरूरी है हमें जानना। एक उपाधि 1892 में दी गई थी, जो कहलाता है कंपेनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक जो उनको उपाधि दी गई थी 1892 में, वो कंपेनियन ऑफ इंडिया के नाम से दी गई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किस राजा को दी गई थी, और उसमें नरेंद्र शाह और कीर्ति शाह के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है। दूसरा, यहाँ पर 1909 में इसको नाइट कमांडर की भी उपाधि दी गई थी। नाइट कमांडर की उपाधि उनको प्रदान किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ये दोनों उपाधियां और उनका सन हमें अच्छे तरीके से कीर्ति शाह से जुड़े हुए प्रश्नों के एक ब्लॉक के अंतर्गत हमें याद रखने होंगे। इसके साथ साथ इनके द्वारा जो कई महत्वपूर्ण काम किए गए थे वो भी हम देख लेते हैं, जिसकी वजह से
इनका जो शासन काल था वो एक आइडियल के रूप में माना जाता है। तो ये तो उनको उपाधियां अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। कीर्ति शाह की अगर बात करें तो कीर्ति शाह ने प्रशासनिक स्तर पर कई तरह के प्रयास किए, कई परिवर्तन, कुछ सुधारों को उन्होंने लागू कराया। तो इनके समय, तो पहले इनके देखेंगे प्रशासनिक और शैक्षणिक सुधार, ये हमारा एक इनसे जुड़ा हुआ टॉपिक होगा। इसमें अगर हम सबसे पहले एक टॉपिक को देखें तो जो भवानी शाह ने 1881 में मिडल स्कूल की स्थापना कराई थी। एंग्लो वर्नाकुलर जो स्कूल था उसकी स्थापना उन्होंने कराई थी। उस स्कूल का नाम कीर्ति शाह ने, यहाँ पर प्रताप शाह नाम होगा, प्रताप शाह के द्वारा ये जो मिडल स्कूल बनाया गया था इसको इन्होंने 1891 में, और शायद तिथि डेट जो है 1883 है, तो 1883 में जो मिडल स्कूल बनाया गया था उसको 1800, ये जो टाइम है 1891 का, उस समय इस स्कूल का नाम चेंज किया गया और वो हमें याद रहना चाहिए। तो ये जो नाम था कुल मिलाकर वो प्रताप हाई स्कूल के नाम पर रख दिया गया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने बहुत ज़रूरी कदम उठाए थे वो कहाँ तक जाते हैं। तो ये, हाँ, ये डेट सही है, 1883 है। 1883 में जो मिडल स्कूल प्रताप शाह के द्वारा बनाया गया था उसको 1891 में कीर्ति शाह के द्वारा किसमें परिवर्तित कर दिया गया? प्रताप हाई स्कूल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये जरूरी यहाँ पर कई फैक्ट थे, इसको हमने कल भी देखा था। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि प्रताप शाह के समय जो खगोल विज्ञान है उस क्षेत्र में भी कुछ प्रयास इस शासक ने करें। तो आप देख सकते हैं कि अपने समय में ये शासक कितना ज़्यादा आधुनिक था, क्योंकि कीर्ति शाह समय समय पर विदेशों का भ्रमण करते थे, अच्छी शिक्षा पा रखी थी, तो उन्होंने हर चीज़ को तर्क पर तौलना शुरू किया। तो इसीलिए उन्होंने टिहरी में एक खगोल वेधशाला स्थापित कराई और उसके जो वैज्ञानिक उपकरण थे वो वैज्ञानिक उपकरण इन्होंने कहाँ से लाया था? ये वैज्ञानिक उपकरण मंगाए गए थे विदेशों से, जर्मनी, फ्रांस, वहाँ से ये वैज्ञानिक उपकरण लाए गए टिहरी। तो ये इस समय की बहुत ज़रूरी और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि एक समय पर 18th और 19th सेंचुरी में जहाँ पर भारत के ऐसे ऐसे राज्य जो कि पिछड़ेपन का शिकार थे, तो वहीं पर टिहरी राजा कीर्ति शाह अपने राज्य को आधुनिक बनाने के लिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रयास कर रहा था, क्योंकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, सक्षम और योग्य राजा की श्रेणी में था। तो उसने उसी चीज़ को धरातल पर उतारने की कोशिश की। सबसे बड़ी चीज़, टिहरी में जो बिजली आई, वो बिजली व्यवस्था जो थी वो कीर्ति शाह के समय ही स्थापित कराई गई थी। तो कीर्ति शाह ही वो राजा थे जिनके समय पर टिहरी में बिजली की व्यवस्था की गई थी। तो ये इनसे जुड़ा हुआ ज़रूरी कुछ हम फैक्ट देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कृषि के क्षेत्र में देखें तो
इस शासक के समय कृषि सुधार के अंतर्गत यहाँ पर हम देखेंगे कि कृषि बैंक की स्थापना की गई। कृषि बैंक की स्थापना इसी शासक के समय पर की गई थी। तो ये कीर्ति शाह और उससे जुड़े हुए कुछ हमारे पास फैक्ट हैं, कुछ ऐसे प्रयास हैं जो कि आइडियल हैं और इस शासक को इतिहास में एक नई जगह पर बैठाते हैं। तो ये कीर्ति शाह से जुड़ी हुई चीज़ें थी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें देखनी होगी कि अगर हम बात करें कीर्ति शाह के ही समय, तो इन्होंने एक हमें यहाँ देखना है कि हिंदी टाइपराइटर का भी इन्होंने आविष्कार किया था। बाद में उसका पेटेंट जो है, कॉपीराइट जो है, वो इन्होंने किसी दूसरी कंपनी को दे दिया। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि हिंदी टाइप राइटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो वो कीर्ति शाह ही हैं। तो ये इससे जुड़ा हुआ एक बढ़िया फैक्ट हमें दिखाई देता है। इसके अलावा ये जो 5 पॉइंट हो गए, इनके अलावा भी कुछ पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं और वो हम यहाँ पर 1-2 पॉइंट देख सकते हैं। जैसे कि इनके समय पर एक जो घंटा घर है टिहरी का, पुराना टिहरी का जो अब जलमग्न हो चुका है, घंटा घर का जो निर्माण इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो ये घंटा घर का निर्माण भी इन्हीं के समय हुआ था, ये हमें पता होना। और जो ये घंटा घर था, जो टिहरी का, जो पुरानी टिहरी थी, वहाँ पर ये अवस्थित था। और इस घंटा घर की जो ऊंचाई थी वो 110 मीटर थी और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1897 में जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया भारत आगमन पर थी, तो उनके उस घटना के उपलक्ष्य में इस घंटाघर का निर्माण कराया गया था। तो ये इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो अब कुछ और भी चीज़ें कीर्ति शाह के से जुड़ी हुई हैं, वो हम देखेंगे। तो इतने सारे फैक्ट जो हमने इस शासक के बारे में देखे, उसी में से एक फैक्ट और यहाँ पर ऐड हो जाएगा और वो ये है कि इस शासक ने 1909 में हिबेट संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। तो ये है हिबेट संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी इसी शासक के समय पर किया गया था। तो हम देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इसने बहुत बड़े स्तर पर काम किया था और इसी वजह से जो लॉर्ड कैम्पबेल हैं, लॉर्ड कैम्पबेल के द्वारा इनके सम्मान में कहा गया कि इन्होंने ऐसा राजा पूरे भारत में कहीं नहीं देखा है। और जब बाद में जो वायसराय दरबार में, ये भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं कीर्ति शाह के से जुड़ा हुआ, उनके सम्मान में ये कहा जा सकता है कि 1898 में वायसराय
दरबार जो लगाया गया था उसमें ये कहा गया कि उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन थे, तो इन्होंने ये कहा लैंसडाउन कि जो भारत के जो विभिन्न राजा हैं उनको अपने राज्य में वो कदम उठाने चाहिए जो कीर्ति शाह के द्वारा अपने राज्य को आधुनिक बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं। तो इसलिए ये जो कथन है लैंसडाउन का वो बहुत महत्वपूर्ण है कीर्ति शाह के शासन को समझने के लिए कि कीर्ति शाह के समय किस स्तर पर तमाम तरह के प्रयास किए गए थे, किस तरह से उन्होंने अपने समय पर काम किया था। एक चीज़ और इसमें ये देखनी है कि कीर्ति शाह ने धर्म, यहाँ पर हम समझेंगे धर्म के क्षेत्र में भी कुछ प्रयास किए थे और इसी वजह से इसको अकबर के साथ इसकी तुलना होती है। दरअसल अकबर ने जिस तरीके से दीन ए इलाही धर्म, नया धर्म चलाया था, इन्होंने कीर्ति शाह ने कोई नया धर्म तो नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने विभिन्न धर्मों के मर्म को समझने के लिए एक सभा जरूर आयोजित कराई थी। तो उस दृष्टिकोण से भी इनकी तुलना अकबर के साथ कर दी जाती है। तो ये कीर्ति शाह थे। तो कीर्ति शाह से जुड़ा हुआ ये तमाम हम जो फैक्ट देख रहे हैं, उसी क्रम में एक और चीज़ हम जोड़ सकते हैं कि जिन्होंने गढ़वाल का इतिहास लिखा है वो हरिकृष्ण रतूड़ी भी इन्हीं कीर्ति शाह के शासनकाल से जुड़े हुए हैं। तो ये कीर्ति शाह और उनसे जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी हम यहाँ पर फैक्ट्स देख रहे हैं और ये बिल्कुल परीक्षाओं में बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है। एक जो स्वामी राम तीर्थ, क्योंकि अगर हम आज टिहरी डैम को देखेंगे तो उस डैम का जो सरोवर है उसको राम तीर्थ सरोवर कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि स्वामी राम तीर्थ किसके समय आए थे, तो वो भी हमारे कीर्ति शाह के समय ही टिहरी आए थे। तो ये बहुत एक मैं फैक्ट बता रहा हूँ जो कीर्ति शाह और उनके शासनकाल से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें इसमें देखी हैं जो ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर हम ये देखेंगे कि ये जो शासक था इसने 1913 तक अपना शासन करा था। उसके बाद एक नया राजा यहाँ पर बैठेगा। तो एक यहाँ पर जो हम कहेंगे कि कीर्ति शाह के द्वारा 1913 तक का जो शासन हुआ था वो अपने आप में टिहरी ही नहीं पूरे के पूरे भारत के इतिहास के राजाओं के लिए एक मार्गदर्शक का काम उसने करा था। तो ये थे कीर्ति शाह। अब हम कीर्ति शाह के बाद अब अगले राजा नरेंद्र शाह की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा शासक है वो है नरेंद्र शाह। और ये जो शासक था ये कीर्ति शाह के बाद गद्दी पर बैठा और 1913 से 1946 ईस्वी तक ये राजा रहता है। तो ये जो नरेंद्र शाह था उसके समय पर भी उन सुधारों को आगे बढ़ाया गया जिन सुधारों की शुरुआत कीर्ति शाह और उससे पूर्ववर्ती शासकों ने टिहरी राज्य में की थी। तो वही सुधार हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये इसके बारे में जो पहला हमारा तथ्य होगा वो यही होगा कि ये नरेंद्र शाह यह शासक कीर्ति शाह
का उत्तराधिकारी था। और दूसरी चीज जो हमने अभी समझी वो ये कि इस शासक के द्वारा सुधारों के क्रम को आगे बढ़ाया गया था। तो ये भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो शासक था उसने सुधारों के क्रम को आगे बढ़ाया था और इसने क्या क्या सुधार किए थे वो भी हम देखेंगे। तो कीर्ति शाह का ये उत्तराधिकारी था और इसके द्वारा भी तमाम तरह के सुधार किए गए थे टिहरी रियासत से जुड़े हुए। तो इसके द्वारा इसके शासनकाल के समय जो कदम उठाए गए थे उनको हम अब यहाँ पर देखते हैं। तो जो ये नरेंद्र शाह है, नरेंद्र शाह, तो इसके समय पर जो सुधार किए गए उनको हमें यहाँ पर कवर करना है। तो हमारा जो शासक है वो नरेंद्र शाह है और नरेंद्र शाह से जुड़ी हुई चीज़ों को हमें यहाँ पर देखना होगा। एक जो हमने यहाँ पर चीज़ें देखी थी इससे पहले कीर्ति शाह और उससे पहले प्रताप शाह के समय, तो प्रताप शाह के समय राजधानी प्रतापनगर, कीर्ति शाह के समय कीर्ति नगर, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक नया नगर बसाया जाएगा नरेंद्र शाह के द्वारा, तो वो हम देखेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं यहाँ पर इन्होंने वन प्रशिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न प्रयास किए। क्या प्रयास किए कि इन्होंने फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज, फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून, फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून में जो इनके राज्य टिहरी राज्य के युवा थे उनको प्रशिक्षण के लिए भेजा। इसके अलावा उन्होंने कई तरह की छात्रवृत्तियां प्रदान करी और युवाओं को शिक्षा प्राप्ति के लिए इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में भेजने का काम उन्होंने करा। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि टिहरी रियाजा बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और उस दिशा में वो हमेशा कदम उठा रहे हैं। तो उसी क्रम को इस नरेंद्र शाह ने भी आगे बढ़ाया और अपने राज्य के युवाओं को शिक्षा प्राप्ति के लिए उन्होंने जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों में भेजा। तो ये नरेंद्र शाह से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण कदम जो था वो हमने यहाँ पर देखा है। इसके अलावा अगर हम कहेंगे कि ये जो शासक थे इन्होंने 1921 में नरेंद्र शाह के द्वारा नरेंद्र नगर बसाया गया था और इसको इन्होंने 1925 में अपनी राजधानी के रूप में घोषित कर दिया। तो राजधानी हम देख रहे हैं टिहरी रियासत की टिहरी, फिर प्रतापनगर, फिर कीर्ति नगर और अब राजधानी नरेंद्र नगर में शिफ्ट हो जाती है। और इस शिफ्टिंग का जो खर्च आता है वो उस समय 3 लाख रुपए का आता है। तो टिहरी रियासत और उससे जुड़े हुए विभिन्न राजाओं के क्रम में हमने नरेंद्र शाह और उसके द्वारा बनाए गए नरेंद्र नगर जो कि 1921 में बना था और राजधानी ट्रांसफ़र होती है 1925 में। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास किए उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि उन्होंने प्रताप हाई स्कूल का नाम बदलकर अब
इंटर कॉलेज कर दिया था। तो ये है उनके समय का काम कि प्रताप हाई स्कूल का नाम उन्होंने प्रताप इंटर कॉलेज कर दिया था। तो ये नरेंद्र शाह और उनके समय पर जो महत्वपूर्ण काम किए गए थे उनकी एक सूची थी। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो उनको उपाधियां जो प्रदान की गई थी वो क्या थी, तो अंग्रेज़ों ने उनको क्योंकि अंग्रेज इनके इन प्रयासों से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रिटिश सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल, स्थाई लेफ्टिनेंट कर्नल का पद इनको प्रदान कर दिया था। किसको? नरेंद्र शाह को। तो ये एक बहुत ज़रूरी हमारी समझ को बनाने के लिए ज़रूरी है कि नरेंद्र शाह हो, कीर्ति शाह हो, इन दोनों राजाओं के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों के एक जैसे प्रयास रहे हैं। सन याद रहने चाहिए, उनके द्वारा उठाए गए कदम याद होना चाहिए, तो इसको कंपैरिजन करके भी हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये इस शासक से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा शिक्षा के ही क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो कुछ अन्य प्रयास भी इस शासक ने करे थे, तो वो हम देखते हैं। तो देखें, जो हमारा शासक नरेंद्र शाह हुआ करता था, इस नरेंद्र शाह से जुड़ा हुआ जो एक अनदर फैक्ट है वो ये है कि सन बताया जा सकता है 1933। 1933 में नरेंद्र शाह ने क्या करा, जो हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस का, वाराणसी का हिंदू विश्वविद्यालय हुआ करता था, हिंदू विश्वविद्यालय हुआ करता था, उस हिंदू विश्वविद्यालय को इन्होंने 1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया और इसके साथ साथ प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सहायता देने की भी बात नरेंद्र शाह ने करी थी। और इस अनुदान राशि को जो उन्होंने प्रदान किया, उसके मदद से वहां पर द कीर्ति शाह, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर कीर्ति शाह द चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नामक एक विभाग या एक कक्ष का निर्माण इस हिंदू विश्वविद्यालय में वाराणसी में उनके द्वारा प्रदान किए गए अनुदान से किया था। तो उन्होंने जो ये अनुदान दिया उसमें उन्होंने अपने पिता के नाम पर उनकी याद में ये अनुदान दिया था और इसी की याद में जो सर कीर्ति शाह द चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना कराई गई थी। तो ये शासक कौन थे? ये नरेंद्र शाह से। तो नरेंद्र शाह और उनसे जुड़ा हुआ ये जो हमने अभी एक ज़बरदस्त जो फैक्ट देखा वो यही कहता है कि 1 लाख अनुदान से इस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की लैब का निर्माण हुआ था और वहाँ पर इस चीज़ की पढ़ाई शुरू की गई थी। तो ये नरेंद्र शाह से जुड़ा हुआ एक हमारे पास फैक्ट रहा था। तो इसके अलावा अंग्रेज़ों ने इनको सर की भी उपाधि प्रदान करी थी। तो ये उपाधियाँ बहुत ज़्यादा इन दो शासकों को, कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह को दी गई। इसके अलावा जब इन्होंने नरेंद्र नगर नाम का शहर बसाया था तो शेर शाह सूरी की तरह इन्होंने उसकी कनेक्टिविटी बनाए रखने का भी प्रयास किया। तो इन्होंने नरेंद्र नगर को बहुत सारे सड़कों के जाल से जोड़ा, जो आज भी हमें दिखाई देते हैं। सड़कों के जाल से जोड़ा गया और वो सड़कें थीं, कुछ हमारी ऐसी सड़कें थीं जो नरेंद्र नगर, मुनि की रेती और फिर मुनि की रेती से देवप्रयाग
और देवप्रयाग से वापस नरेंद्र नगर जाती थी। इसके अलावा नरेंद्र नगर और टिहरी के बीच के भी सड़क मार्ग को इन्होंने पुख्ता किया। कई सारे इन्होंने हॉस्पिटल भी बनवाए। तो ये नरेंद्र शाह और उनके समय का वो क्रम हमने समझा जो नरेंद्र शाह के शासनकाल को एक बेहतर शासनकाल के रूप में इतिहास में दर्ज करते हैं। लेकिन यहाँ हमें ये देखना है कि जो नरेंद्र शाह नाम का शासक था उसके समय दो बहुत ऐसी घटनाएं हुई, बहुत जिन्होंने उनके शासनकाल को कलंकित करा। तो ये जो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो हमें यहाँ पर देखनी होंगी। नरेंद्र शाह के समय अभी तक हमने जो देखा वो उनके शासन से जुड़ा हुआ पॉजिटिव सब आउटकम्स था, लेकिन इसके अलावा उनके शासनकाल में जो कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने एक निगेटिव इम्पैक्ट पूरे के पूरे उनके शासनकाल पर डाला, तो वो दो घटनाएं थीं। एक घटना थी जिसको हम कहते हैं रवाई कांड। ये हुआ था 1930 में, और 1930 में हुआ था और यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे तिलाड़ी मैदान में। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो उनके समय जो महत्वपूर्ण एक घटना घटित हुई वो रवाई की थी। रवाई कांड हुआ था और जिसमें जो नरेंद्र शाह का जो दीवान था चक्रधर जुयाल, उससे जुड़ी हुई ये घटना है। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा जो दूसरी घटना हम देखेंगे वो भी महत्वपूर्ण होगी। तो ये जो घटना थी, ये रवाई कांड जो हुआ था वो मुख्य रूप से जो नवीन वन व्यवस्था राजा के द्वारा घोषित की गई थी 1927-28 में, उस घटना के विरोध में इस क्षेत्र के जो किसान थे, जो स्थानीय लोग थे, वो उतर आए थे। और इस तिलाड़ी के मैदान पर जो ये घटना घटित हुई, उस समय यहाँ का जो स्थानीय दीवान हुआ करता था, उसका नाम याद रहे, चक्रधर जुयाल, इसके आदेश पर गोलियां चलवा दी गई थी। तो ये रवाई कांड और रवाई कांड से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण घटना है जिसकी वजह से नरेंद्र शाह का शासन बदनाम हुआ और वो उसके जो सुधार थे वो कहीं ना कहीं इसके पीछे छिप गए, जबकि इसमें इसकी उतनी भूमिका नहीं थी। ये सब इसके स्थानीय दीवान की वजह से हुआ था। तो ये यहाँ पर समझने वाली बात है। और बाद में राजा ने इसमें जो आरोपी लोग थे उनको पहचानने के लिए एक जांच समिति भी बनाई और कुछ वहाँ के लोगों को करों में भी छूट प्रदान करी थी। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो वहाँ के राजा ने कुछ कदम उठाए ताकि लोगों का जो एक हम कह सकते हैं जो राजा के विरुद्ध जो एक भाव बन गया था उससे उबरा जा सके। इसके अलावा उन्होंने सांवड़ी शेर नामक जो कर था उसको भी हटा दिया। तो ये रवाई कांड, इसका समय और इस समय जो दीवान था उससे जुड़ी हुई चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, जो प्रश्न के रूप में बिल्कुल पूछी जा सकती हैं। और जो ये चक्रधर जुयाल था, इसको उत्तराखंड का डायर, जनरल डायर कहा जाता है। उत्तराखंड का जनरल डायर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नरेंद्र शाह से जुड़ा हुआ पहला महत्वपूर्ण घटना था जो घटित हुई थी और उसने पूरे के पूरे शासनकाल को
एक निगेटिव दिशा की ओर मोड़ दिया है। तो ये हम समझ सकते हैं। अब इनके समय जो दूसरी घटना घटित हुई उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी जो घटना है नरेंद्र शाह के समय जुड़ी हुई, उसको हम देखते हैं। तो नरेंद्र शाह से जुड़ा हुआ जो दूसरा महत्वपूर्ण घटना थी, पहली हमने देख ली रवाई कांड 1930 का, और दूसरी घटना है जिसको हम बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। जब हम उत्तराखंड में राष्ट्रीय आंदोलन को देखेंगे या जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी उसको हम देखेंगे, तब वहाँ पर इसको हम कवर करेंगे। लेकिन यहाँ हम समझ लें कि इन्हीं के समय श्रीदेव सुमन की कारावास में 25 जुलाई 1945 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी। तो ये दो जो घटनाएं थी, उन्होंने कुल मिलाकर जो नरेंद्र शाह से जुड़ा हुआ संपूर्ण शासन था उसको एक तरीके से उस पर एक निगेटिव छाया स्थापित कर दी, और उनके जो पॉजिटिव काम थे वो कहीं पीछे छिपने लगे थे। लेकिन इन दो जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, इसमें नरेंद्र शाह की कोई भूमिका नहीं थी। पहले हमने देखा कि रवाई कांड में भी चक्रधर जुग्याल के व्यक्तिगत निर्णय की वजह से वो घटना घटित हुई, और दूसरी तरफ श्रीदेव सुमन, क्योंकि जब इनकी मृत्यु हुई तो उससे कुछ समय पहले ही राजा इनको कारावास से मुक्त करने का आदेश देकर बॉम्बे चले गए थे। लेकिन इनके जो स्थानीय कर्मचारी थे उन्होंने इनको कारावास से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि श्रीदेव सुमन टिहरी रियासत को भारत में जोड़ने के पक्ष में थे ताकि वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो सके। लेकिन श्रीदेव सुमन नरेंद्र शाह का व्यक्तिगत स्तर पर सम्मान करते थे, तो वो एक तरह से उत्तरदायित्व के शासन को बढ़ोतरी करना चाहते थे। प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने करी थी, किसने? टिहरी में श्रीदेव सुमन ने, और राजा के आदेश देने के बावजूद इनको नहीं छोड़ा गया समय पर, और 84 दिनों में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये दो घटनाएं नरेंद्र शाह से जुड़ी हुई थी। नरेंद्र शाह 1946 में सत्ता छोड़ देते हैं और फिर मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत पर विराजित होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो शासक होगा, ये श्रीदेव सुमन की जो कहानी है वो बहुत डिटेल से हम तब पढ़ेंगे जब हम उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलन, उत्तराखंड में जो स्वतंत्रता आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, ये सारे आंदोलनों को हम देखेंगे। तो अगला जो हमारा शासक है उसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जैसा कि मैंने बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन का जो अंतिम चरण था टिहरी रियासत के अंतर्गत देखने को जो मिला था, उसको हम एक अलग चैप्टर के अंतर्गत थोड़ा समझेंगे, तब हम वहां पर जाकर उस चीज़ों को हम अच्छे से समझ पाएंगे। अभी हम केवल मानवेंद्र शाह से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो देख लेते हैं। तो अगला जो हमारा शासक आएगा, अंतिम शासक, वो है मानवेंद्र शाह, और ये 1946 से 1949 ईस्वी तक जो है वो सत्ता इसके पास रहती है। तो बहुत अंत समय में ये शासक बनता है, और मानवेंद्र शाह की बात हम अब यहाँ से करेंगे।
तो अपना जो ये नेक्स्ट शासक है इसके बारे में हम कुछ चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये हमें सिर्फ पॉइंट वाइज में इसको देखना है। ये हमारा नरेंद्र शाह का उत्तराधिकारी माना जाता है। इसको किसको? मानवेंद्र शाह को। तो मानवेंद्र शाह को नरेंद्र शाह का उत्तराधिकारी माना जाता है और ये टिहरी की सत्ता इसको प्राप्त हुई थी। इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 5 अक्टूबर 1946 को किया गया था। तो ये 5 अक्टूबर 1946 से लेकर ये उस दिन तक, जब तक कि टिहरी रियासत हमारे संयुक्त प्रांत का हिस्सा नहीं बनी, तब तक वो यहाँ का राजा माना जाएगा। और इसके समय पर हम देखेंगे कि ये जो शासक था ये अंतिम शासक था टिहरी रियासत का। तो टिहरी रियासत का ये एक अंतिम शासक हुआ करता था। इसके समय पर 2 विद्रोह हमें देखने हैं। इसके समय पर लिखा जा सकता है कि इसके समय सकलाना विद्रोह 1947-48, कीर्तिनगर विद्रोह 1948 तथा इसी के समय शांति रक्षा अधिनियम 1948 टिहरी रियासत में लागू हुए, या ये सारे विद्रोह इसी के समय मानवेंद्र शाह के समय टिहरी में हमें देखने को मिले थे। तो ये इससे जुड़ा हुआ एक हमारे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो जो कीर्तिनगर में ये विद्रोह हुआ था, इसी से जुड़े हुआ जो नाम है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, नगेंद्र सकलानी का। तो ये भी एक शहीद हुए थे उत्तराखंड में। इस आंदोलन, कीर्तिनगर आंदोलन में शहीद होने वाले यही थे। और इनके साथ भोलूराम, एक दूसरा नाम, भोलूराम, ये 2 नाम यहाँ पर जोड़े जाते हैं। तो ये 2 नाम हमने समझे, एक कीर्तिनगर विद्रोह में जुड़ा हुआ नाम है और दूसरा नगेंद्र सकलानी और भोलूराम का, ये 2 नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर हम ये समझेंगे कि इनके समय पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं वो क्या थीं, तो उसमें यही 2 विद्रोह हमें यहाँ पर समझ में आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखा जाएगा यहाँ पर कि जो मानवेंद्र शाह का शासन था वो कब तक चला था, क्योंकि यहाँ पर एक जो नेक्स्ट लाइन होगी वो बहुत ज़रूरी होगी। यहीं पर हम कह सकते हैं कि इनके समय पर प्रजामंडल का मंत्रिमंडल गठित हुआ। प्रजामंडल क्या था, ये एक यहाँ पर हम समझ लें कि प्रजामंडल, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना टिहरी में लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया गया था।
तो उनकी अपने प्रजामंडल की जो बैठक थी वो इन्हीं के समय, मानवेंद्र शाह के समय ही हमें देखने को मिली थी, मानवेंद्र शाह के समय। और ये जो प्रजामंडल की जो स्थापना थी, प्रजामंडल का जो मंत्रिमंडल गठित किया गया था, वो बेहद महत्वपूर्ण घटना है इनके समय की। और कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो जो अंतिम महत्वपूर्ण लाइन है वो है कि 1 अगस्त 1949 को, 1 अगस्त 1949 को, क्योंकि अब जन मांगे जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी कि इसको भारत गणराज्य के अंतर्गत शामिल किया जाए, लोकतंत्र की स्थापना हो। तो उसी को स्वीकार करते हुए मानवेंद्र शाह ने, उस समय राजा मानवेंद्र शाह ही थे, जब 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए लिखूं तो यहां पर हम ये समझेंगे कि अभी तक जितनी चीज़ें हमने देखी हैं उसमें ये सबसे लास्ट पॉइंट है कि मानवेंद्र शाह में कीर्तिनगर आंदोलन और उसके बाद सकलाना विद्रोह और उसी में हमने कुछ अन्य चीज़ें भी देखी। तो ये सारी घटनाएं घटित हो रही थी। तो इसी की वजह से अभी हमारा जो भारत जो था 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। और फिर अब यहाँ पर संविधान निर्माण की कोशिशें चल रही थी और कई सारे जो हमारे पास छोटी बड़ी रियासतें थीं, 550 से अधिक रियासतें भारत में उस समय हुआ करती थीं। और सभी रियासतों को गृह विभाग के अंतर्गत वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगियों के द्वारा एकत्रित किया जा रहा था, एकीकरण उनका हो रहा था भारत में। तो उसी क्रम में टिहरी रियासत का भी भारत में विलय हुआ। तो टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? मानवेंद्र शाह के समय, मानवेंद्र शाह के समय हुआ था। कब? 1 अगस्त 1949 को। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ। और ये जो टिहरी थी, टिहरी हुआ करती थी, ये उस समय संयुक्त प्रांत, जिसको आज का उत्तर प्रदेश कहा जाता है, संयुक्त प्रांत के 50वें जिले के रूप में इसको व्यवस्थित किया गया। तो उस समय संयुक्त प्रांत के चीफ मिनिस्टर कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो वो हमारे ही उत्तराखंड के गोविंद वल्लभ पंत हुआ करते थे। तो उस समय ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल जो था, यानी कि कुमाऊं व पूरा ब्रिटिश गढ़वाल, वो तो वैसे ही संयुक्त प्रांत का हिस्सा हो गया था। बस ये टिहरी रियासत ही बची थी। तो वो टिहरी रियासत 1949 में 1 अगस्त 1949 को इस टिहरी रियासत का विलय संयुक्त प्रांत में हो गया। गोविंद वल्लभ पंत उस समय संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री थे और मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के राजा हुआ करते थे उस समय। तो ये एक बहुत ज़रूरी यहाँ पर बात हम समझ रहे हैं। तो एक प्रश्न इसमें यह भी बनता है कि अब टिहरी रियासत में लोकतंत्र स्थापित हो गया और जो ये मानवेंद्र शाह था, इनका क्या हुआ? तो लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो मानवेंद्र शाह को
चुनाव में फिर चुनाव लड़ने का भी मौका मिला। वो राजा तो नहीं रह पाए, लेकिन लोकसभा सांसद वो रहे और 8 बार ये सांसद मानवेंद्र शाह रहे थे। मानवेंद्र शाह 8 बार हमारे संसद के सदस्य नियुक्त हुए थे। तो इस तरीके से उन्होंने जो राजे रजवाड़े थे भारत से जा रहे थे, भारत में लोकतंत्र स्थापित हो रहा था और उसी के तहत जो राजा थे वो अब संसद पहुंचने लगे थे। तो मानवेंद्र शाह भी उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और कुल मिलाकर वो 1900 हम कह सकते हैं 59 से लेकर 1959 से लेकर 2004 तक ये 8 बार मानवेंद्र शाह लोकसभा के सदस्य रहे। इसके अलावा जो इनकी राजमाता थी, राजमाता यानी कि इनका जो नाम था वो कमलेंदुमती शाह, कमलेंदुमती शाह, ये टिहरी से संसद जाने वाली पहली व्यक्ति मानी जाएंगी। तो इस तरीके से वो पूरी जो रूपरेखा थी वो यहाँ पर इस तरह से बढ़ती हुई हमें नज़र आती है। तो ये हमारा अंतिम शासक होंगे मानवेंद्र शाह। उनके समय पर ये तमाम तरह की घटनाएं यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से कुछ बहुत महत्वपूर्ण कंक्लूजन पॉइंट यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे कि जो ये पूरा शासन था, ये हम जो गढ़वाल का देख रहे थे, उससे हमें क्या चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम ये भी देखेंगे, ये 1957 से लेकर इसका टाइम जो हम देखेंगे ये 2004 है और फिर जाकर 2007 में जो हमारे मानवेंद्र शाह हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो राजा थे, लोकतंत्र आ गया, लोकसभा में पहुंच गए, तो उस तरह से उन्होंने लोगों की सेवा करी। तो एक तरह से मानवेंद्र शाह बहुत परवर्ती काल तक बने रहे और किसी न किसी रूप में वो सत्ता के गलियारों तक पहुंच ही गए थे। तो मानवेंद्र शाह का ये अंतिम रूप हमने यहाँ पर देखा। तो ये जो हमारी जो पूरी की पूरी सीरीज़ थी जिसमें हमने कुल मिलाकर टिहरी रियासत से जुड़े हुए राजाओं को देखा था, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करा है। तो इसको अब हम कंक्लूड करते हैं। और कंक्लूशन ऐसे होगा कंक्लूजन को हम ऐसे देखेंगे कि देखिए, दो चीज़ें थीं, दो बातें थीं। एक तो हमने जो कनकपाल था, क्योंकि अब हम अपना ये टॉपिक कंक्लूड कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स थे, फैक्टों की एक बाढ़ थी। तो बहुत अगर हम बात करें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की, तो वो हम यहाँ पर देखना हमें ज़रूरी है। तो अगर हम देखें तो हमने चांदपुरगढ़ पर एक 888 में कनकपाल के शासन को समझा था। ये बात मैंने बहुत बार बताई है। तो ये कनकपाल के शासन का स्थापना हुई थी। उसके बाद हमने कई तरह के नाम देखे। हमने कौनपुरगढ़ भी देखा, कौनपुरगढ़ राजधानी स्थापित होती देखी। तो ये सब कनकपाल से जुड़े हुए कुछ हमारे पास राजधानियों से जुड़े हुए टर्म थे। उसके बाद हमारे पास जो राजा आता था वो आया था अजयपाल।
और अजय पाल के समय जो राजधानी थी वो हमारी देवलगढ़ और दूसरी तरफ श्रीनगर की तरफ चली गई थी। तो श्रीनगर आधारित पंवार राजाओं का जो क्रम था, जो पंवार राजाओं का क्रम था, वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने अजय पाल से लेकर प्रद्युम्न शाह तक की कहानी को देखा था पहले। तो ये प्रद्युम्न शाह, तो इन सब का जो शासन था वो श्रीनगर में था। उसके बाद एक गोरखों का शासन यहाँ पर स्थापित हो जाता है, गोरखों का, और गोरखों के शासन को हटाकर फिर अंग्रेज आ जाते हैं। और अंग्रेजों के आने के बाद हमारा एक हिस्सा, कुमाऊं का तो पूरा हिस्सा चला जाता है अंग्रेजों के पास, और दूसरा जो हमारा गढ़वाल रहता है वो गढ़वाल दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक कहलाता है टिहरी रियासत और दूसरा कहलाता है ब्रिटिश गढ़वाल। तो इस तरीके से अब जो श्रीनगर का क्षेत्र होता है वो चला जाता है अंग्रेजों के पास। और अब ये आज़ादी तक ये पूरा कुमाऊं और श्रीनगर का इलाका, ब्रिटिश गढ़वाल का इलाका आज़ादी तक अंग्रेजों के पास रहता है। तो देखें, ये पूरी एक चेन मैं बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ। तो ये आज़ादी तक अंग्रेज़ों का के पास हमारे ब्रिटिश गढ़वाल, और जो ब्रिटिश गढ़वाल है वो, और उसके साथ साथ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कुमाऊं का पूरा क्षेत्र चला जाता है। तो वो एक कहानी अलग है। लेकिन टिहरी रियासत में फिर 1815 से लेकर 1949 तक हमारे अलग अलग शासक, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह जैसे शासक स्थापित होते हैं, और तमाम घटनाक्रम को हमने अभी देखा। अब 1949 में क्या होता है कि 1949 में जब टिहरी रियासत का भारत में विलयकरण हो जाता है, इसको हम, इस पूरे फ्लो चार्ट को हमने बहुत आसानी से समझ लिया है। तो अगर हम बात करें कि अभी जो हमने कहा कि 1 अगस्त 1949 को जब टिहरी रियासत का विलयीकरण हो जाता है, किसमें? संयुक्त प्रांत के 50वें राज्य के रूप में। और उधर 15 अगस्त 1947 को वैसे ही अंग्रेज चले गए, तो ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं वैसे ही भारत का हिस्सा बन गया। तो इस तरीके से पुनः गढ़वाल का एकीकरण हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब चीज़ों के पीछे की जो कहानी है वो समझ रहे होंगे कि पहले गढ़वाल प्रद्युम्न शाह तक एक ही था, उसके बाद गोरखा आ जाते हैं, गोरखा को भगाने के लिए सुदर्शन शाह अंग्रेजों को लेकर आते हैं, और फिर वहां पर अंग्रेज धोखा देते हैं, गढ़वाल का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते हैं, और एक छोटा सा हिस्सा टिहरी रियासत के रूप में सुदर्शन शाह को मिलता है, और हमारा गढ़वाल विभाजित हो जाता है। और अंग्रेज़ों के पास जो गढ़वाल का हिस्सा जाता है वो ब्रिटिश गढ़वाल के रूप में से जाना जाता है। 1947 में जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं के हिस्से भारत के भाग बन जाते हैं, लेकिन टिहरी रियासत वहाँ पर राजतंत्र रहता है, और लोकतंत्र के लिए उसे भारत का विलयीकरण करना, भारत में विलयित होना जरूरी है। तो वो 1949 में होता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 888 ईस्वी से लेकर जो 1949 तक जो पंवार शासन का रूप हमने देखा वो हमारा इस तरीके से कवर हो जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है
कि पवार शासन गढ़वाल पर कितने वर्षों पर रहा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 161 वर्ष यानी कि 1000 से ज़्यादा समय का शासन था। गढ़वाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों ने भले छीन लिया हो, लेकिन टिहरी में जो पंवार राजा रहे उन्होंने उस श्रृंखला को बनाए रखा जो ये था कि पंवार राजा एक तरीके से बहुत लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत के समय भी बचे रहे, मुगलों के समय भी बचे रहे। हाँ, गोरखों ने तो पूरा रौंद डाला था कुमाऊं और गढ़वाल, वो अलग हिस्सा है, लेकिन अंग्रेजों के समय भी एक रियासत के रूप में हमारा गढ़वाल पर पंवार राजाओं का शासन रहा। तो इस तरीके से हमने एक बहुत लंबे समय की कहानी को पढ़ा है और अब हमारा ये गढ़वाल का जो पंवार वंश और उससे जुड़े हुए प्रश्न थे वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं और उसके साथ साथ टिहरी रियासत से जुड़े हुए प्रश्नों को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप लोग इस तमाम वीडियो लेक्चर्स को रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मगअप यहाँ पर करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और आप लोग इनको वापस बिल्कुल देखेंगे। अब हम गोरखा शासन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि कुमाऊं में 1790 से लेकर 1815 तक रहेगा और दूसरी तरफ गढ़वाल में वो 1803 से लेकर 1815 तक रहेगा। तो गोरखा एक छोटे से राज्य का पूरे नेपाल पर छाना और पश्चिम दिशा में कुमाऊं और गढ़वाल की तरफ बढ़कर एक अपना एक छत्र शासन स्थापित करने की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है और उसको भी हम समझेंगे। तो अपने इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।